वैष्णवी बेटा, वैष्णवी क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, क्या हुआ? मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। चल मेरे साथ चल। तो अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर, जब से इस घर में आई है ना सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की। और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं, डायन कही थी। अरे डायन भी 10 घर छोड़ के बाहर करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में। और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन। आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते में छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले? सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया
कि किसी औरत को तू बांझ बोले अगर भगवान उसको औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं, देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। तो तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी, आशीर्वाद है आपका, दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा, हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा, आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा, तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिया है? मैडम, जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, अब टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए, तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरे पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी, और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? हैं जी, 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा, क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोलभाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा, बहस क्यों कर रही है? जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए, रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी, 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए?
देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी, आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे, चलो मम्मी। कर्मराज भैया, आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी, अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। भाग कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता, कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोलना मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस छप्पन छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया, मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? और बहन जी, अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया साहब, मैं विनीता यादव की जमानत कराने आई हूँ। चिंगारी, पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल ले कि ये तेरा घर नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है। और यहाँ तेज आवाज में बात करने का मतलब मैं तुझे भी हवालात में डाल सकता हूँ। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है। अगर विनीता यादव को हवालात से बाहर नहीं किया गया ना, तो जो थोड़ा सा हिला हुआ है ना, पूरा हिला के रख दूंगी मैं। अरे विनीता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तूने उसको हवालात में बंद कर रखा है? विनीता को आज की रात हवालात के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और सुन, उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है, अपने ही पति का सर फोड़ डाला है। उसके ऊपर इतनी खतरनाक धारा लगने वाली है ना कि विनीता यादव की जमानत नहीं होने वाली, समझी? हजारीलाल चौरसिया साहब, रात में किसी भी लड़की या फिर औरत को हवालात में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। तो तू इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया को कानून सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ जो तुम भूल गए हो। चिंगारी, तूने उस आदमी की हालत नहीं देखी। तुझे पता है इस औरत ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है? वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि इस डॉक्टर ने उसे बचा लिया, नहीं तो मर जाता वो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसे मारने की, मांग में चुटकी भर सिंदूर भरवाने की इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी ये, समझे? और वो नीचता की सारी हदें पार कर रहा था। अच्छा चिंगारी, तुम ही बताओ कि कौन कौन सी हदें पार कर दी थी विनीता के पति ने? इसके प्राइवेट पार्ट में बियर और शराब डालता था वो कमीना, सिगरेट से इसके नाजुक अंगों को जलाता था और प्राकृतिक मैथुन करवाता था इसे। और जब ये मना करती थी ना, बेल्ट और डंडों से मारता था ये। एक रात की तो बात है, अपने 2 दोस्तों को लेके आया वो और बोला तुझे खुश करना उन दोनों को। बता, एक बात बता हजारीलाल, ऐसे में कौन सी औरत अपने पति की पूजा करेगी? इसीलिए इसने इसका सर फोड़ा, और कोई दूसरी औरत होती ना तो गला काट देती उसका, समझा? चिंगारी, जो बातें तुम मुझे बता रही हो ना, वो मुझे विनीता भी बता सकती थी ना, लेकिन इसने तो कोई जुबान नहीं खोली। वो जिंदा तो दिख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर से मर चुकी है बेचारी, उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चेतना मर चुकी है। अरे शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसके, और 2 साल में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया इसने। जब ऐसी बात थी तो इसने थाने में आके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है? तुमको ही क्यों बताया?
हजारीलाल जी, औरत के दिल में अगर कोई बात घर कर जाती है ना तो शर्म बेशर्मी का जहर औरत की जिंदगी को खोखला कर देता है। और जो बात इसको अपनी सहेली और भाभी को बतानी चाहिए ना, इसने अपने बाप को बताई थी। और पता है बाप ने क्या बोला कि बेटा लड़का कैसा भी हो तुझे जिंदगी उसी के साथ काटनी है। लड़का है, छोटी मोटी गलतियां कर ही सकता है। और रही बात पुलिस कंप्लेंट ना करने की ना, तो ये जो चिटकुटी चैनल है जो सेकंड हैंड मोबाइल ले गलियों गलियों में घूम रहे हैं 2-4 हजार व्यूज के लिए किसी को बदनाम के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि तू बता तो उस कुत्ते को मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगी, लेकिन हर बार इसने हाथ जोड़ के बोला कि दीदी जो चीजें पर्दा में है ना, कल अगर समाज के बीच में आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आज इसका सब्र का बांध टूट गया और इसने उसका सिर फोड़ डाला, समझे? वकील साहब, हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चौरसिया। अरे चौरसिया साहब, आपने अपने परम शत्रु वकील को कैसे याद कर लिया आज? वकील और इंस्पेक्टर में तो कुत्ते और बिल्लियों जैसा वैर होता है। बताइए कैसे याद किया आपने? वकील साहब, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई वकील नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद किया। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हजारीलाल जी। वकील साहब, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कोई भी केस नहीं हारते। फिलहाल तो आप टाइम निकाल कर थाने आ जाइए, क्योंकि एक महिला का केस है, उसको जमानत दिलवानी है। जी ठीक है, आप आ जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारे किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिसी हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिसी हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर आराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे?
शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। मेरे बेटे का क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती हैं और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ, आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम। लेकिन भैया, कुछ तो हुआ होगा ना जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया, ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो। चल, ये क्या लेके घूम रहे? क्या है?
बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम, मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। मैंने हम लोगों का क्या प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा लिया है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ पे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए, आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है, दाल में कितना नमक है, और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना।
ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए हैं और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है, इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी बस, आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश चट्टान बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप उसे जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब नहीं दिया। और याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है, छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उनका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज्यादा होगा, कभी तेल ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में, उसने जानबूझ को तो नमक ज्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी, वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी। मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी, जैसे वो चाय देने गई चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी, गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है, छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगे ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की 4 दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए, फिर देखिए इस घर में कितनी खुशी आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ नहीं उठाता ना तो ज़िंदगी भर इस तरीके से घुट-घुट के रहता, और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहता, भागो यहाँ से, छोड़ो, दूसरे को तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोग को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है।
ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले की हरकतें शादी के बाद में नहीं सुधर तेरी, हैं? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुँच गए, और घर पहुँच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है, पता है? शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए, कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है, और ठीक है किसी कलीग का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू नहीं लिखा ना। देख मैं जानती हूँ जो पत्नियां होती हैं ना अपने पति को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं, उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना भी पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेकर क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी? और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सी कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चलाया जाता है, समझा ना? और ऐसे कोई भी चीज़ इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे? वैष्णवी बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे का प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना? आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा मेरे चाय बना के लेना। और तू उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना और तो मारूंगी तुझे, समझा? भाई पहलवान मजा आ गया, बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है, तो कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो। हमें बचा लो दीदी, अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो, क्या बात है? कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ, क्या हो गया है? हैं? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है? क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी आपके बारे में कौन नहीं जानता, दीदी आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो। हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो
साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान, बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? दीदी, हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा। मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो, तुम लोग घबराओ मत। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो, तुम लोग चिंता मत करो, और समझ ही नहीं आता है ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये, जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़े ना, मैं वहां पे चलूंगी भी, कानपुर मना लूंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के शादी करना, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी, मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ, मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ। दीदी भैया इतना मत घबराओ, आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी, प्लीज आप ऐसा मत करना। हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं। अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो, और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान, जा चाय लेके आ। मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी, समझे? तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो
और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप, बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे, फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म वरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बताओ। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन,
या नामर्दों की बस्ती है। यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे। मैं भी देखती हूँ कितना बुता है तेरे पिछवाड़े में। लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस।